जय हिंद एंड वेलकम टू ब्रेन वेव। फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी ना कभी ब्लैक होल, डार्क मैटर, गैलेक्सीज, एस्टेरॉइड्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा और इनके बारे में समझने का प्रयास भी किया होगा और समझने में प्रॉब्लम्स भी हुई होगी। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ये वीडियो सेंट्रल, स्टेट और वनडे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में। कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन की, इवोल्यूशन की और इसके फेट की यानी इसके भविष्य की। और ये साइंटिफिक स्टडी हमें ये समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स का नेचर कैसा है, इसका कंपोजिशन ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे इवॉल्व हुई है, और इन सभी के पीछे फिजिक्स के कौन कौन से लॉ हैं, इन सभी को कंबाइंडली कॉस्मोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझते हैं स्कोप ऑफ कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोलॉजी का विस्तार या कॉस्मोलॉजी में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो सबसे पहले बिग बैंग थियरी, जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है, इसे भी आगे हम पढ़ेंगे। यूनिवर्स का इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड फेट। अब आइए समझते हैं कॉस्मोलॉजी के पीछे किन किन मेथड्स को यूज किया जाता है। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन साइंस का बहुत ही प्राइमरी मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें किसी भी फिनोमिना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है सिमुलेशन, जिसको ऑब्जर्व किया गया उसको सिमुलेट किया जाता है, उसकी एक व्यवस्था, एक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर थर्ड पॉइंट थ्योरेटिकल मॉडल को तैयार किया जाता है। जब ये थ्योरेटिकल मॉडल सारे लॉस को सेटिस्फाई करता है तब इसे एक्सेप्ट किया जाता है। समझते हैं बिग बैंग थियरी को। बिग बैंग थियरी यूनिवर्स के इवोल्यूशन की सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल थियरी है। इसके अलावा ऑसिलेशन थियरी, एक्सोटिक थियरी, ये सारी थियरीज भी यूनिवर्स के इवोल्यूशन, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई, जिसके चलते इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बिग बैंग थियरी अब तक की सबसे एक्सेप्टेबल और सबसे वैलिड थियरी है, जिसके आधार पर हम यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझते हैं। 1931 में जॉर्ज लीमेटर ने बिग बैंग थियरी को प्रपोज किया। इस थियरी में यह समझाया गया कि आखिर आज जो हम मॉडर्न यूनिवर्स देखते हैं, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सारा का सारा मास और एनर्जी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, जिस पॉइंट को उन्होंने सिंगुलरिटी का नाम दिया। इस स्लाइड को समझने से पहले आप ये देखिए कि इसके एक एविडेंस को एक ग्राफिकल रूप में दर्शाया गया है। ये वो इमेज है जिसके द्वारा हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर बिग बैंग हुआ क्या या बिग बैंग थ्योरी है क्या। वो फिर हम पीछे के स्लाइड को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये एज्यूम करिए कि ये एक स्केल है, मॉडर्न स्केल, जिसे हमने टाइम का नाम दिया, और इस टाइम के स्केल पे यहाँ पे आप खड़े हैं। ये जब इस टाइम स्केल पे आप जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचने में पाएंगे कि आपको 13.8 बिलियन ईयर का समय लगा। यानी आज से 13.8 बिलियन ईयर साल पहले ये देखा गया कि सारा का सारा मास और एनर्जी ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, जिस पॉइंट का नाम दिया गया सिंगुलरिटी। ये पॉइंट जिसका टेम्परेचर और प्रेशर इनफाइनाइट था, और ये सारा का सारा मास एनर्जी यूनिवर्स का एक उस सिंगुलरिटी के सेंटर की ओर कंप्रेस हो रहा था, यानी संकुचित हो रहा था। जैसे ही 13.7 बिलियन ईयर आज से बीता, आज से पहले, यानी आपको इधर देखना है 13.7 बिलियन ईयर, तब इस पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लेशन हुआ, यानी धमाका हुआ। इसी धमाके को बिग बैंग का नाम दिया जाता है। बिग बैंग, आप जैसे नाम समझ रहे हैं, कोई एक बहुत ही विशाल या बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस सिंगुलरिटी से अचानक यूनिवर्स पूरी दुनिया में, जो आज की मॉडर्न दुनिया, उसमें फैल गया। तो यूनिवर्स है क्या? मास और एनर्जी ही है, जो उस पॉइंट पे पहले एक कंप्रेस था, अब वो तुरंत फैल गया। ये तुरंत कितना जल्दी फैला? तो जब हम उस सिंगुलरिटी के एक्सपेंशन को देखते हैं, उस सिंगुलरिटी के बिग बैंग को देखते हैं, तो उस पॉइंट पे माना जाता है कि टाइम भी जीरो था। उस पॉइंट पे टाइम को जीरो माना जाता है, और उस पॉइंट के बाद यूनिवर्स की एज को समझा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इन्फ्लेशन शुरू हुआ और 10 टू पावर -32 इतने कम समय में इन्फ्लेशन खत्म हो गया, यानी एक्सपेंशन खत्म हो गया। उसके बाद ये जो यूनिवर्स है वो केवल और केवल अपनी एनर्जी के चलते एक्सपेंड करता रहा। 1 माइक्रो सेकंड पे इस यूनिवर्स में प्रोटॉन बनने शुरू हो गए, जो कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। उसके बाद 0.01 सेकंड पे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सेंस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन के बाद ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते एक दूसरे से कंबाइन होने लगे। जहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं उसे फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संलयन, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। और ये 0.01 सेकंड पे शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन, 3 मिनट पे आकर के एंड हो गया। मानी 3 मिनट तक, बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर पार्टिकल्स बने, वो आपस में कंबाइंड हुए, यानी फ्यूज हुए, और उनका फ्यूजन भी खत्म हो गया, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इनका फॉर्मेशन शुरू हो गया। फिर 3,80,000 साल, यानी 3,80,000 ईयर्स के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी हम आपको बहुत बेसिक समझाएं तो आप ये कह सकते हैं कि 3.8 लाख ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग होने के बाद लाइट का जन्म हुआ। नेसेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स में कंबाइंड हुए और हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन किया। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइंड हुए, तो जब हाइड्रोजन एटम बना, तो उस हाइड्रोजन एटम के बनने के बाद जो एनर्जी बची हुई थी वो लाइट के फॉर्म में स्केप कर गई। तो अगर हम ये कहें, जैसे ही वो एनर्जी, बची हुई एनर्जी लाइट के फॉर्म में स्केप की, तो ये पार्ट यूनिवर्स का, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो विजिबल नहीं है। ये पार्ट विजिबल नहीं था, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट विजिबल नहीं। क्यों? ह्यूमन आई विजिबिलिटी लाइट से ही शो कर सकती है। ह्यूमन कोई भी चीज तब दिखती है जब हम वहां पे लाइट, प्रकाश पड़ता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे लाइट का जन्म हुआ।
और जैसे ही लाइट का जन्म हुआ, उसके आगे का यूनिवर्स क्या हुआ, हमें विजिबल हो गया। इसके बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बिग बैंग के एविडेंस के रूप में पीछे आएगा, इसे याद रखिएगा। ये वो पॉइंट है जिसका इमेज प्राप्त किया जा चुका है, इमेज मिल गया है हबल टेलीस्कोप की मदद से। इसीलिए ये माना जाता है कि बिग बैंग सबसे एक्सेप्टेबल और सबसे वैलिड थियरी है। इसके बाद फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज बनने में बिग बैंग से 200 मिलियन ईयर्स लगे। बिग बैंग जब हुआ उससे 200 मिलियन साल बाद पहली गैलेक्सी और पहला स्टार बना। यहीं पे एक डाउ JWST को है, यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप को है। अभी इसके बारे में पीछे बात करेंगे। उसके बाद ये हमारा 200 मिलियन ईयर के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं 13.8 बिलियन ईयर पे। ये हमारा मॉडर्न यूनिवर्स है। ये वो ग्राफ है जिसके आधार पे हम यूनिवर्स की हिस्ट्री को समझते हैं। ये एक एक्सेस है, टाइम एक्सेस। ये माना जाता है कि बिग बैंग होने के साथ साथ यूनिवर्स का भी जन्म हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू किया, और आज भी जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसके चलते ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन करते जा रहा है। तो आइए फिर देखते हैं इसको पीछे। ये जॉर्ज लेमेंटियर की सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया कि यूनिवर्स के बिगिन या यूनिवर्स की जो बिगिनिंग है इवोल्यूशन, उसमें सबसे एक्सेप्टेबल थियरी बिग बैंग है। तो 13.7 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स का जो सारा मास एनर्जी है, ये सभी की सभी चीजें एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, नियरली इनफाइनाइट टेम्परेचर, बहुत ही डेंस पॉइंट, इनफाइनाइट प्रेशर था। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कंडेंस थी। इस पॉइंट को नाम दिया गया सिंगुलरिटी का। सिंगुलरिटी सडनली एक्सपेंड करना शुरू किया एक एक्सप्लोजन के साथ, जिस एक्सप्लोजन को बिग बैंग का नाम दिया गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का मॉडर्न यूनिवर्स है, ये एक्चुअल में है क्या? तो ये एक मास है और एक एनर्जी है। मासेस रिस्पॉन्सिबल है स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके फॉर्मेशन के लिए, और एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन के लिए। जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इसके सारे पार्टिकल आपस में पास पास आए और प्राइमरी पार्टिकल जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन शुरू किया। बाद में सारे पार्टिकल मिलकर स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन किए, जिसको हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। यूनिवर्स के इस थियरी, यूनिवर्स के इवोल्यूशन के पीछे इस बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करने या जो एविडेंस है, उनमें सबसे पहला जो टर्म है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जैसा मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, जिसमें लाइट का फॉर्मेशन हुआ, नेसेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हुए, हाइड्रोजन एटम बना, और बची हुई जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में एस्केप कर गई, और वो पार्ट यूनिवर्स का आज से पीछे देखने पर हमको उसकी इमेज मिल चुकी है हबल टेलीस्कोप के द्वारा, जिसके आधार पे बिग बैंग थियरी को एक्सेप्ट किया गया। सेकंड जो इसका एविडेंस है, एविडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये सारे के सारे जो एटम है, जो प्राइमरी एटम है, इसके आधार पे कहा जाता है कि ये जो बिग बैंग थियरी है ये सही है। और द थर्ड इसका एविडेंस है वो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है। यूनिवर्स का जो लार्ज स्ट्रक्चर है, ये एक वेब, एक जाले की तरह बुना हुआ है। जाले की तरह बुना होने के कारण ये देखा गया कि ये जो आइडिया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हॉट डेंस पार्टिकल पे रहा होगा, और ये जो एक्सपेंड हो रहा है, कंसिस्टेंट जो एक्सपेंड हो रहा है, वो बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है, जो एनर्जी सिंगुलरिटी में इनफाइनाइटली टेम्परेचर पे कंडेंस थी। तो ये तीन एविडेंस है, CMBR कहते हैं इसको, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एविडेंस ऑफ लाइट और लार्ज स्केल यूनिवर्स स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे जो तीन पॉइंट है, एविडेंस है, इस आधार पे बिग बैंग थियरी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, नासा का ये टेलीस्कोप है, जिसने कुछ ऐसे गैलेक्सीज को और ऐसे ब्लैक होल को डिस्कवर किया है जो बिग बैंग से भी 400 से 650 मिलियन ईयर साल पहले बन चुके थे, कंप्लीटली फॉर्म हो चुके थे, जो कि बिग बैंग थियरी के एग्जिस्टेंस पे भी एक प्रश्न खड़ा करते हैं। अब समझते हैं अपने एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के बारे में। हमारे यूनिवर्स में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज है ग्रेट वॉल, लोकल ग्रुप, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम। और इसके साथ साथ हमारे यूनिवर्स के जो मास ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में समझेंगे, ब्लैक होल के बारे में समझेंगे, स्टार्स के बारे में समझेंगे, प्लैनेट सैटेलाइट के बारे में समझेंगे, एस्टेरॉइड्स के बारे में समझेंगे, शूटिंग स्टार्स के बारे में समझेंगे, कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं समझेंगे, और आपके कॉमेट्स क्या होंगे। इन सभी चीज़ों को समझने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चंद्रशेखर लिमिट को हम समझेंगे, जो लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार को एक्सप्लेन करता है। हमारा एग्जिस्टिंग यूनिवर्स जो कुछ कुछ स्फीयर की तरह है। यूनिवर्स के एकदम सेंटर में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटती है, इसी लाइन को बोलते हैं ग्रेट वॉल। इस लाइन को बोलते हैं ग्रेट वॉल। ये सारे जो आप स्मॉल स्फीयर देख रहे हैं, जो इस ग्रेट लाइन के लेफ्ट और राइट में है, इनको कहा जाता है लोकल ग्रुप। और इन्हीं लोकल ग्रुप में छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, जिनकी संख्या बिलियंस ट्रिलियंस है, जिनको अनगिनत कहा जाता है या असंख्य कहा जाता है हिंदी में। और इन सभी गैलेक्सीज में बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं। उन्हीं बिलियन ट्रिलियन सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है, जैसा कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये यूनिवर्स का एक पार्ट है, जो एक इमेज है, जिसमें हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि लोकल ग्रुप क्या है, और आपके गैलेक्सीज क्या हैं, और ग्रेट वॉल क्या है, यूनिवर्स कैसा है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं, ये जो लोकल ग्रुप है, ये जो ग्रेट वॉल है, इन सब को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा यूनिवर्स कैसा होगा। गैलेक्सी से गैलेक्सी, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, गैलेक्सी एक ऐसा टर्म है जो आप बहुत ही कोरिलेट होंगे, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से या प्रिपरेशन किसी भी स्टेज पे हो। ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम जब सोचते हैं, जब सुनते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश में फैली हुई एक प्रकाश की रेखा की तरह है, या नदी की तरह है, जिसे हम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। या हम सुनते हैं कि सबसे हमारे जो पड़ोसी, नजदीक नहीं, सबसे पड़ोसी जो हमारी गैलेक्सी, उसे एंड्रोमेडा कहते हैं।
या आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मतलब 2 तारों के बीच की एक जगह होती है जहाँ तक एक तारे की लाइट पहुँच पाती है। तो आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा गैलेक्सी है क्या? तो गैलेक्सी एक ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम तारों का, डस्ट पार्टिकल्स का और प्लैनेट्स का जो आपस में एक गुरुत्वाकर्षण, एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं और जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, डार्क मैटर है और इंटरस्टेलर गैसेज़ हैं, 2 तारों के बीच की गैसेज़ हैं, स्टेलर रिमेनेंट्स हैं, मतलब जो चीज़ें विकास नहीं कर पाई या जो प्लैनेट ना बन पाए, जो स्टार ना बन पाए, ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे एस्टेरॉइड है हमारा, हम अभी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये सारी चीजें जब एक ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम में पिरो ली जाती हैं, बंद गई प्रकृति में, इन्हीं सिस्टम को, इस सिस्टम को नाम दिया गया, गैलेक्सी का नाम दिया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा या आप जानते होंगे कि हर गैलेक्सी के सेंटर पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल होता है, जिस ब्लैक होल की परिक्रमा, रिवोल्यूशन उस गैलेक्सी के सारे स्टार्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, जो सन, वो हमारे जो गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे कहा गया है, आकाशगंगा हिंदी में कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, इस मिल्की वे के सेंटर का जो ब्लैक होल है, हमारा सन इसकी परिक्रमा करता है, इसका रिवोल्यूशन करता है। और एक रिवोल्यूशन करने में हमारे सन को 22.5 से 25 करोड़ ईयर लगते हैं, यानी 22.5 से 25 करोड़ साल, जिसे सोलर वर्ष या सौर वर्ष कहा जाता है या सोलर ईयर कहा जाता है। तो ये आपकी डिफिनेशन है। जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल है इसके सेंटर पे, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल का काम है उस गैलेक्सी के इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करना, यानी प्लैनेट्स स्टार्स के अट्रैक्शन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, प्लैनेट स्टार की अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी को इस डायरेक्शन में अलाइन करके रखेगा, जिससे दोनों की दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या रहे, इक्वल रहे। अन्यथा होगा क्या, या इसकी वजह होगा क्या, कोई ना कोई सोलर सिस्टम उस ब्लैक होल के सेंटर में चला जाएगा। और अभी इस वीडियो लेक्चर के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा ब्लैक होल के बारे में, कैसे बनते हैं बताऊंगा। ब्लैक होल के सेंटर से लाइट वापस नहीं आ पाती, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है, तो अगर कोई सोलर सिस्टम ब्लैक होल के सेंटर की ओर चला गया तो वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या क्या होगा इसका निष्कर्ष अब तक विज्ञान या इसका रिजल्ट अब तक साइंस हमको दे नहीं पाया। तो यही आपकी गैलेक्सी की डिफिनेशन है। गैलेक्सी मेनली 4 प्रकार की होती है, गैलेक्सी ज़रा 4 टाइप, जिसमें सबसे पहली है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी का एग्जांपल है हमारा खुद का मिल्की वे, जिसे हमने आपको बताया दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। एंड्रोमेडा जो हमारी सबसे नेबरिंग गैलेक्सी है, वो भी एक एग्जांपल है स्पाइरल गैलेक्सी का। सेकंड टाइप है इलिप्टिकल गैलेक्सी, जिसका एग्जांपल है M87 NGC 3379। जी हाँ, आप भी इस गैलेक्सी को ऐसे ही पढ़ेंगे, इसे 87 और 3379 नहीं पढ़िएगा। इस गैलेक्सी का नाम है, इस इलिप्टिकल गैलेक्सी का एग्जांपल है वो है M87 और NGC 3379। थर्ड जो टाइप है वो इरेगुलर गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी कोई शेप डिफाइंड है, जो ज्योमेट्री हम पढ़े हैं उसके अनुसार उस गैलेक्सी का हम शेप ना एक्सप्लेन कर पाए, उसे बोला जाता है इरेगुलर गैलेक्सी। इसका एग्जांपल है IC 1101, जो हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी भी है, ये आपको अभी आगे पता चलेगा। और जो फोर्थ पार्ट है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी, यानी बॉर्नी गैलेक्सी, जिसका एग्जांपल है फॉर्नेक्स। ये FORNAX है, FORMAX मत पढ़िएगा इसे। ये गैलेक्सी के जान लीजिए। हमारे यूनिवर्स जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें नियर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज है। ये एक डेटा है जो बढ़ता घटता रहेगा, क्योंकि गैलेक्सीज जो हैं या जो सोलर सिस्टम है, जो स्टार है, वो हमारी और आपकी तरह एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ये भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए वीडियो कंटिन्यू रखिए। और ये जो नंबर है ये एक तरह के बस अभी डेटा है जो चेंज होते रहते हैं, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी यूनिवर्स की वो IC 1101 है, जो भी हमने आपको ऊपर बताया, जिसका डायमीटर नियर अबाउट 6 मिलियन लाइट ईयर है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रखिएगा, ये आपके वनडे एग्जामिनेशन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और एक लाइट ईयर जो होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर। लाइट ईयर का सिंपली मतलब होता है लाइट ईयर, एक साल, 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मैथमेटिकली अगर आपको निकालना हो तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। एक साल में होते हैं 365 जनरल डेज, हम लीप ईयर नहीं काउंट कर रहे हैं, 365 दिन। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग आता है, 10⁻15 आता है। इसको आप फिजिक्स में रिजॉल्व करके 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं। ये लाइट की 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। और जब इस 1 लाइट ईयर में 6 मिलियन यानी 60 लाख का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो IC 1101 का डायमीटर आएगा। ये यूनिवर्स की सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है जो हमारे मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा है, इसके सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी जो है वो कैनिस मेजर है। याद रखिएगा, एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमसे 25,000 लाइट ईयर दूर है, 25,000 लाइट ईयर दूर है। याद रखिएगा, ये हमसे सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। हमारी नेबरिंग गैलेक्सी जो है वो है एंड्रोमेडा, ये भी याद रखिएगा। जो हमारा सेकंड जो हमारे स्टार के सबसे, जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उसके सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, गैलेक्सीज जो हैं वो, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, जिसे डार्क मैटर का टर्म दिया गया। डार्क मैटर को अभी हम समझेंगे, जो पूरे गैलेक्सी के मास का 87 टू 93% मास अपने आप में होल्ड रखता है। यानी अगर हम समझें किसी गैलेक्सी का मास 100 ग्राम है, जो कि बहुत कम है, 100 ग्राम गैलेक्सी में अकेले 87 ग्राम टू 93 ग्राम डार्क मैटर होगा। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करता है, ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है। जब कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा या जब कोई एमिट नहीं करेगा तो ह्यूमन आई, हम लोग की जो आंख है, वो किसी कलर को सेंस नहीं कर सकती, ना ही उसे देख सकती है। हमारी लिमिटेशन है।
और जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर उस गैलेक्सी के सारे स्टार्स मूव कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारा सन है वो 22.5 से 25 करोड़ ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना, जिसे सोलर ईयर कहा जाता है। तो आइए समझते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क मैटर ये किसी तरह की कोई लाइट ना एमिट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब यहाँ पे लाइट है जिसकी वजह से टेलीस्कोप में विजिबल नहीं होता है। डार्क मैटर पूरे हर तरफ फैला हुआ है, स्प्रेड है, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं स्टार्स और ये चीजें काम करती हैं। और डार्क मैटर भी एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है गैलेक्सी का। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। 87 to 93% जो मास है किसी भी एक यूनिवर्स का वो अकेले की डार्क मैटर का ही है। डार्क मैटर याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा टर्म है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने की, यानी यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये जो एनर्जी है ये डार्क एनर्जी से ही आती है। ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन में, जब यूनिवर्स एक्सपेंड करता है तो अपना एक्सेलरेशन से करता है, इसीलिए एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है उसी एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा गया है। अब समझते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में। जब भी रात में हम आसमान में देखते हैं तो हमको टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। तो आप सब में से बहुतों ने बचपन में खेल खेला होगा जिसमें उन्होंने तारे, एक तारे को दूसरे तारे से एक इमेजिनरी रेखा से जो आपके दिमाग की थी उससे मिलाने का प्रयास किया होगा। रेगुलर या कोई आना टेढ़ा इमेज जरूर बना होगा। ऐसे ही नेचर में जब तारे, दो या दो से ज्यादा तारे आपस में मिलकर एक रेगुलर शेप का फॉर्मेशन करते हैं, जो शेप हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्हीं शेप को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और ऐसे 88 ऐसे कॉन्स्टेलेशन जिसकी डिस्कवरी की गई है अभी तक। उन कॉन्स्टेलेशन का जो नामकरण है या जो उनकी नाम है, उनको जो नाम दिया गया है वो माइथोलॉजिकल फिगर्स या एनिमल या ऑब्जेक्ट के नाम पे दिया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखिए, ये एक कॉन्स्टेलेशन, उसका नाम है ओरियन। ओरियन जो है ये एक माइथोलॉजिकल हंटर था, जो कॉन्स्टेलेशन आपको रात में रात में आसमान में देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर बहुत ही कॉमन है, जो ग्रेट बियर का भी नाम है। ये कॉन्स्टेलेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टार, नॉर्थ स्टार को कंटेंट किया, जिसे पोलारिस भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार जो हिंदी में जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, जो सबसे ऊपर नॉर्थ में एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ चमक रहा होता है। ऐसे एक कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल है कैसियोपिया। कैसियोपिया एक माइथोलॉजी कहती है कि क्वीन थी ग्रीक जो कि यूरोप का एक पोर्शन था, नीचे वाला साउथ मोस्ट पोर्शन था यूरोप का, जिसमें इटली उटली है, आपका मैसेडोनिया है। उसमें ग्रीक की एक क्वीन थी कैसियोपिया, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, जिसका जो शेप है वो डब्ल्यू या एम की तरह होता है। अब क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टेलेशन का? तो कॉन्स्टेलेशन, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन हमारे कंट्री की अलग अलग एग्रीकल्चरल सीजन को एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्स्टेलेशन से नेविगेशन भी किया जाता है। नेविगेशन इन द सेंस, जब भी कोई, अब तो बहुत सी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो डिजिटल रीडिंग लगा दी गई है उसमें शिप्स में। लेकिन पहले जो, जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो जो पहले जो नाव चलाते हैं, जो नाविक हैं, वो हमेशा उस रात में उस ध्रुव तारे को देख करके समझ जाते थे कि नॉर्थ की तरफ है। और जब चार में से तीन जब चार में से आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है, तो वो पायलट्स जो थे, जो सेलर थे, वो बड़ी आसानी से समझ जाते थे कि साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। कॉन्स्टेलेशन नेविगेशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कल्चरल सिग्निफिकेंस, अलग अलग कॉन्स्टेलेशन को अलग अलग फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है इस देश में। जैसे एग्जांपल है कि हमारी पृथ्वी अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है सन के चारों ओर, तो कहा जाता है 12 नक्षत्रों से गुजरती है। नक्षत्र मेनली कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। और ये जो 12 नक्षत्र हैं, इन्हीं के आधार पे 12 मंथ प्लस आपके जो 12 हॉरोस्कोप हैं, जिसमें आप ज़ोडिएक है आपका जो, और कैंसर है, तमाम चीज़ें, टॉरस है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्टार की जो लाइफ साइकिल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो स्टार है वो भी हमारी आँख की तरह एक लाइफ स्टेज से गुजरता है। जिसमें सबसे पहले मैं जानेंगे कि स्टार होता क्या है। तो स्टार एक बहुत ही विशाल, बहुत ही चमकदार गैस का एक गोला है, जो अपनी ग्रेविटी के थ्रू बना हुआ है। उसके सेंटर की जो कोर है, जिसमें ग्रेविटेशन हो रहा है, उसके चारों ओर जो गैसेस है, वो उस कोर के एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। इसकी वजह से जो स्टार है वो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, स्फीरियॉइड होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो जो प्राइमरी गैसेस हैं स्टार की, वो हाइड्रोजन और हीलियम है। स्टार के फॉर्मेशन को अगर हम आपको समझाएं, तो जब बिग बैंग हुआ, तो जो मास यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ बढ़ना शुरू किया, एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ जब ग्रेविटेशनल फोर्स जन्म ली, और जब वो आपस में कंडेंस होना शुरू हुए, तभी कुछ जो हाइड्रोजन के जो सारे पार्टिकल आपस में कंबाइन हुए एक पॉइंट पे, तो वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगे। तो जो बची हुई एनर्जी थी, उससे वो पॉइंट जो था, वो अपने पॉइंट ऑफ एक्सिस पे घूमने लगा। और जब भी कोई भी एक बॉल अपनी एक्सिस पे एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है, तो अगर उसके चारों ओर पॉइंट्स हैं, तो वो भी इसी एक्सिस के चारों ओर इसी वेलोसिटी से घूमने लगते हैं, ड्यू टू देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इनर कोर, जिसकी ग्रेविटी से सारे पार्टिकल बंधे हुए हैं। तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि इसके सेंटर पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है और एनर्जी बाहर आती है, तो ये जलता हुआ आग का गोला दिखता है। यही जो आग का गोला है, ये जो ज्योमेट्री है, ये जो आकृति बनी हुई है, जो शेप बना हुआ है यूनिवर्स का, इसी को नाम दिया गया स्टार्स। स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जिनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है। दैट इज वाई स्टार के चारों ओर छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो स्टार के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसमें बंधे होते हैं। और ये जो सारे प्लैनेट जो किसी एक स्टार के चारों ओर घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको मिला करके एक सोलर सिस्टम का नाम दे दिया जाता है। तो ये स्टार की डेफिनेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी ग्रेविटी है, इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें काम करता है, जो इनकी एनर्जी का मेजर सोर्स होता है। अब आइए समझते हैं किसी भी स्टार की लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जन्म होता है इन्फेंट के रूप में, हम थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, फिर थोड़े से जवान, युवा, प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, फिर मृत्यु।
ये हमारे जीवन का चक्र है। ऐसे ही तारों का भी अपना जीवन चक्र है, तारों की भी अपनी लाइफ साइकिल है, जिसमें मेनली 4 स्टेज होते हैं। तो जो तारों का जो सबसे पहला स्टेज है उसको कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार तारों का जो सबसे पहले से हमारा जो जीवन में सबसे पहला स्टेज वो है बच्चा, छोटा बच्चा, इन्फेंट। तो ऐसे जो तारा इन्फेंट होता है, जो सबसे पहला जीवन चक्र है वो होता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार वो स्टेज है लाइफ की जिसमें तारा सबसे ज्यादा चमकदार होता है, ब्राइटेस्ट होता है, और इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। इसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन, जिसकी जो डेंसिटी है वो 90 to 100% तक होती है। जब तारा बनता है तो उसके कोर में केवल हाइड्रोजन होता है और वो हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ होता है, तो उस समय जो तारा बनता है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे डार्क ब्लू कलर का होता है। इस स्टेज को नाम दिया जाता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के कुछ समय बाद जब उसके कोर में हाइड्रोजन की डेंसिटी 70% रह जाती है, हीलियम 30% हो जाता है, तब तारों की जो चमक है, जो तारों की इल्यूमिनस क्वालिटी है, जो तारों का रंग है, वो थोड़ा-सा डिम हो जाता है, दब जाता है, फेड हो जाता है और ये कलर बन जाता है व्हाइट कलर का। ये जो स्टेज है तारों का लाइफ स्टेज, इसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस। हमारा जो सन है, याद रखिएगा, हमारा जो सन है वो उसको इसी स्टेज में देखा गया है, वो अभी इसी स्टेज में है जिसे मेन सीक्वेंस स्टेज कहा गया। मतलब हमारे सन के जो सेंटर, जो कोर है, सन का सेंट्रल कोर, उसमें हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 30% और भी अदर कंपोनेंट्स, अदर गैसेस है। जो थर्ड स्टेज है किसी भी तारे के लाइफ का, वो उसको कहते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे तारे के सेंट्रल कोर में हाइड्रोजन 30% रह जाता है, हीलियम 70% हो जाता है, ब्राइटनेस जो तारे की वो मिनिमम हो जाती है, तारा लाल कलर का हो जाता है और अपने साइज से बड़ा हो जाता है। यानी अगर पहले तारे का साइज ये था, तो रेड जाइंट जब वो बनेगा तो वो तारा इतना बड़ा हो जाएगा, अपने साइज में एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसके पीछे भी फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। जब तारे का सेंट्रल कोर अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से घूमना शुरू करेगा या उसके एंगुलर वेलोसिटी में कमी आएगी, जब वो कमी आएगी तो जो गैसेस उसके सेंटर पे बंधी हुई थी, पहले उसके सेंट्रल कोर से बंधी हुई थी, वो गैसेस, जैसे ये आपका सेंट्रल कोर है और ये सारी गैसेस इसके सेंटर से बंधी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे कोर घूम रहा था, ये जैसे ही इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ओमेगा से डिनोट करता है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे ही ओमेगा ए की एंगुलर वेलोसिटी में कमी आएगी, ये सारी की सारी गैसेस दूर जाने शुरू कर देंगी, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर पड़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ेगा तो गैसेस दूर जाएंगी, तो जो उसका शेप होगा तारे का वो बड़ा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। रेड जाइंट में यही सिचुएशन देखने को मिलती है। हमारा तारा भी एक दिन रेड जाइंट बनेगा, जो हमारा सन है वो भी रेड जाइंट बनेगा। और रेड जाइंट एक ऐसा स्टेज है जिसमें तारा दो पार्ट में बढ़ जाता है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक आपका इनर कोर होगा, एक आउटर कोर होगा तारे का, और यही आउटर कोर जो है बाद में सुपरनोवा ब्लास्ट में जाता है। तो जो लास्ट स्टेज है, जैसे हमारे यहाँ लास्ट स्टेज वृद्धावस्था है, ऐसे तारों का जो लास्ट स्टेज है उसे बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है, मैसिव स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है एलिमेंट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट में टूट जाता है, एक धूल का कण की तरह पूरे सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में दिखाई देने लगता है। वो कहा जाता है कि तारा यहाँ पे मृत हो गया, जबकि ये एक्चुअल, ये फैक्चुअली सही नहीं है। आगे इसको समझते हैं कैसे ये जो तारा है अपने जीवन चक्र के स्टेज में कहाँ कहाँ जाता है। और देखते हैं कि ये जो रेड जाइंट स्टेज है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में ये जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर रिंग, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इनर कोर। आउटर कोर जो है वो आपका सुपरनोवा विस्फोट में जाता है, सुपरनोवा ब्लास्ट में जाता है। कोई भी तारा जब वो रेड जाइंट के बाद की स्टेज पे आता है, तो जिसको जो आउटर रिंग है वो सुपरनोवा ब्लास्ट की वजह से धूल के कण या डस्ट पार्टिकल या इंटरस्टेलर डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्पेस में ऐसे ही विद्यमान हो जाता है, ऐसे ही फैल जाता है। लेकिन जो इनर कोर है, ये जो पार्ट है किसी भी तारे का, इसका फ्यूचर इस बात पे एक्सप्लेन करेगा कि तारे का मास क्या था। और इस थियरी को, ये जो मास की थियरी है, इसको चंद्रशेखर, आर वी चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिसे कहा गया चंद्रशेखर ब्लैक होल थियरी। और चंद्रशेखर ब्लैक होल थियरी के आधार पे जो तारे, जो स्टार का जो सेंट्रल इनर कोर है, उसका फ्यूचर क्या होगा, इसे तीन पार्ट में समझाया गया। तो आइए समझते हैं कि चंद्रशेखर ब्लैक होल थियरी क्या है। चंद्रशेखर ब्लैक होल थियरी कहती है कि अगर हम अपने तारे, जो हमारा सोलर सिस्टम, जो हमारा सन है, अगर इसके मास को यूनिट मान लें, तो वो तारे जिसका मास 1 से 1.44 यूनिट का होगा, उनका जो सेंट्रल कोर है सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद, उनका सेंट्रल कोर सबसे पहले व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यानी जब वो फटेगा आउटर रिंग आपका, तो जो इनर पार्ट है वो बहुत ही चमकदार होगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा, और लेकिन अपने साइज से बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है, श्वेत वामन कहते हैं हिंदी में। और समय के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी, तो इसमें हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होगा ये डार्क होना शुरू करेगा। एक समय आएगा जब ये ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि यूनिवर्स में डार्क मैटर है, और जब हमारा इनर पार्ट, जो तारे का बचा हुआ रिमेनेंट है, जब वो ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, तो एक समय के बाद वो यूनिवर्स में एक्सटिंक्ट कर जाएगा, दिखाई नहीं देगा। सेकंड पॉइंट है चंद्रशेखर ब्लैक होल थ्योरी का, कि अगर तारे का मास जो जो आपका डेड हो रहा है, अगर उसका मास 1.44 से 3 यूनिट का, मतलब हमारे सन से 1.44 टाइम्स ज्यादा भारी हो या 3 टाइम ज्यादा भारी हो, तो जो उसका सेंट्रल इनर कोर है वो पहले न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार मतलब इतना तेज वो अपनी एक्सिस में घूमने लगेगा और एकदम न्यूट्रॉन जलते हुए तारे, जलते हुए गोले की तरह दिखाई देगा। और वो अपनी एक्सिस पे इतना तेज घूमता है कि जो उसके एलिमेंट्री, जो तारा है उसके एलिमेंट्री जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो केवल बचे हुए हैं, उसमें से भी उस सेंट्रल पार्ट से न्यूट्रॉन बाहर चला जाता है। और चूंकि एक एलिमेंट में अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर जाएगा, तो उसके मास में कमी आएगी, और जब भी मास में कमी आएगी, जब भी किसी भी पार्टिकल का मास कम होगा, तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपस में अपने आप बढ़ जाती है। जैसा कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि 60 किलो का आदमी 30 किलो से तेज ही नहीं भाग सकता, जब भी भागेगा 30 किलो वाला ही तेज भागेगा। तो जैसे ही न्यूट्रॉन किसी भी एटम से बाहर जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी पूरे तारे की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वो और तेज घूमने लगता है अपनी एक्सिस पे। इसी को कहा जाता है पल्सर।
मतलब जिस तारे का मास 1.44 से 3 यूनिट का होगा, 3 यूनिट का होगा, मतलब हमारे सन से 1.44 टू 3 टाइम्स ज़्यादा भारी होगा, वो उसका जो इनर कोर है, वो सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, फिर अपनी एक्सिस पे और तेज़ घूमने के कारण पल्सर कहलाएगा। वो आपके ब्लर टाइप के आसमान में दिखते हैं। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है उसमें कहा गया अगर कोई ऐसा तारा हुआ जिसका जो मास था तारे का वो हमारे सन के मास का 3 टाइम्स से 15 टाइम्स हो, 3 से 15 गुना ज़्यादा हो, तो सबसे पहले जो आपने समझा कि आउटर रिंग सुपरनोवा ब्लास्ट में कोलैप्स कर जाएगी। अगर इसका मास इतना हुआ जो हमारे सन के 3 से 15 गुना ज़्यादा हो, तो ये आउटर मास जो है ये सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा ब्लास्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनर कोर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि ये इस आउटर कोर को अपने अंदर समा लेगा, अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, और जैसे ही अपने अंदर इसको कंज्यूम करेगा तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिस तारे का मास हमारे सन के मास से 3 टू 15 टाइम्स होगा, वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। वो तारा फटता ही नहीं, रेड जाइंट के बाद जो उसका आउटर रिंग है वो इनर रिंग में कोलैप्स कर जाता है, इनर कोर में, ड्यू टू हाई ग्रेविटी। इसीलिए ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। और ये जो वैल्यू है 1.44, इसी वैल्यू को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़ है। तो आइए समझते हैं आप कुछ फैक्ट तारों के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सीमा सेंचुरी, जो हमसे 4.24 लाइट ईयर दूर है। जो हमारे यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो सीरियस है, जो हमारे स्टार से 25 टाइम्स ज़्यादा चमकदार है, ल्यूमिनस उसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप हमको कमेंट बताइएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। और जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूनिवर्स का लार्जेस्ट स्टार है, जो हमारी गैलेक्सी का लार्जेस्ट स्टार है, वो वी वाई कैनिस मेजर है, जो हमारे सन से 2100 टाइम्स लार्जर है। अब आप हमको बताइए कि ये जो वाई वी कैनिस कैनिस मेजर है, मेजोरिस है, ये फ्यूचर में ब्लैक होल बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या आपका ब्लैक ड्वार्फ व्हाइट ड्वार्फ बनेगा? कमेंट में आप हमको बताइए। अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि ब्लैक होल है। ब्लैक होल बहुत ही मिस्टीरियस एक कॉन्सेप्ट है। बहुत टाइम पे मूवीज इस पे बनती गई हैं। सबसे फेमस मूवी इंटरस्टेलर हम देखे ही हैं, जिसमें ब्लैक होल के पास जाने पे टाइम रुक जाता है, जब वो लौट के आता है उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, वो जवान रहता है। आखिर ब्लैक होल है क्या? तो आपने ब्लैक होल फॉर्मेशन देख लिया, जिस तारे का मास हमारे सन से 3 टू 15 टाइम ज़्यादा होगा वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है, जिसमें लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। जो इसके पास जाएगा वहाँ स्पेस टाइम कर्व बेंड हो जाता है। ये एक टर्म है जो आपको आगे वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा किसी न किसी। वहाँ पे जैसे ही स्पेस टाइम बेंड होगा, टाइम डायलेट कर जाएगा, टाइम रुक जाएगा, मतलब एक जगह टाइम अलग रहेगा, वहाँ पे टाइम अलग रहता है। बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा चर्चित कॉन्सेप्ट है। और ब्लैक होल जो है वो जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया, जब यूनिवर्स बिग बैंग थियरी के बाद जब बनना शुरू किया, तो 1.5 टू 2 बिलियन ईयर बाद ही बिग बैंग के यूनिवर्स में ब्लैक होल दिखाई देने लगे, जो पूरे यूनिवर्स का लमसम नियर अबाउट 2% मास रखता है। अगर यूनिवर्स हमारा जो आप देखे थे पहले वाला बहुत बड़ा, जिसमें लोकल ग्रुप्स थे, उसके अंदर गैलेक्सीज थी, तो उन पूरे यूनिवर्स का अगर मास 100 ग्राम है, तो अकेले यूनिवर्स की जो लोकल ग्रुप की जो गैलेक्सीज के सेंटर का जो ब्लैक होल है, उनका अकेले का मास 2% है, मतलब 2 ग्राम तो केवल ब्लैक होल है, इतना हैवी होता है। और फॉगी चाइल्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी थियरीज दी हैं, और इन्होंने वर्म होल थियरी में ब्लैक होल के बारे में बताया। वर्म होल बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे अगर आप समझिए ये एक A4 साइज पेपर है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, तो इसके फिजिक्स कहता है 2 रास्ते हैं। एक रास्ते हैं आप सीधा जाइए, दूसरा रास्ता कहता है इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो। मतलब 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक ऐसी चीज़ जहाँ पे टाइम डायलेट बहुत कम समय लगे, 2 लूप्स को जोड़ने वाला जो है, इसी को बोलते हैं वर्म होल। यानी जब 2 यूनिवर्स आपस में जुड़ जाएँ, तो एक रास्ता बनता है, इसी को वर्म होल थियरी कही जाती है। इसको वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा किसी न किसी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, कैटी बौमान नाम की एक फीमेल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से, जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है, ये हमारे अर्थ पे 8 बड़े-बड़े टेलीस्कोप है, उनका कंबाइंड एक स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से ब्लैक होल का एक इमेज लिया। ये इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये आप क्लियर देख लीजिए। ये ब्लैक होल की हुई होराइजन का ये इसके ब्लैक होल के इस रिंग का इमेज लिया गया, सेंटर पे जो कि ब्लैक है, उसमें ब्लैक कलर का इमेज का कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट का इमेज आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। लेकिन हाँ, उसके जो चारों ओर जो एक्सरे एरिया है उसकी इमेज ली गई कैटी बौमान के द्वारा, और अपने प्रिंसिपल उन्होंने इसको ब्लैक होल के एक इमेज को दुनिया को दिखाया। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वाति चाइल्ड और जो मार्वल के डायरेक्टर थे, उन लोग की जो थियरी थी, स्टीफन हॉकिंस की थियरी, ग्रेट स्टीफन हॉकिंस की थियरी जो ब्लैक होल को लेकर के थी, वो बिल्कुल सही थी। ब्लैक होल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके चारों ओर हमारे स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो लेक्चर में बताया। और यहाँ के बाद ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।